हम मुख्तलिफ रियासतों की बात कर रहे हैं जहां पर आज नतीजे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है लीडरान के लिए आज काफी अहम दिन है। इस बीच हमने देखा कि कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर लोग जश्न मनाते हुए देखे गए, हालांकि पहले इस पर पाबंदी लगाई गई है। क्या आसाम में भी कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ पाई कि वहां पर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी की गई चीफ सेक्रेटरीज को कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो जश्न मना रही हैं पार्टियां? जी 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 सना, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी किया गया है। न केवल इलेक्शन कमीशन, हर पार्टी अपने अपने तरफ से भी हिदायत जारी किया है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी पार्टी ऑफिस और बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट जश्न नहीं करेंगे, वो अपने साथ दो तीन वहां पे लोग लेके जाएंगे और जश्न के बाद कोई रैली नहीं होगी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस तो अपने जो नुमाइंदे यहाँ स्टूडियो तक नहीं भेज रहे हैं और वो भी जश्न से परहेज रख रहे हैं और साथों साथ एजेपी और अन्य दल जो है वो भी जश्न से परहेज कर रहे हैं। हालांकि अगर बीजेपी और बीजेपी प्लस की बात करें तो 75 सीटों में वो आगे चल रही है। लगभग दो सीटों पे जीत लगभग तय है। बीजेपी के जो घटक दल है कोकराझार में, बोडोलैंड में यूपीपीएल की 2 सीट लगभग जीत के कगार पर है। कांग्रेस के रकीबुद्दीन अहमद जो सैगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो लगभग 55-60 हजार वोट से आगे चल रहा है, लेकिन अभी डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन असम इलेक्शन को देखें तो असम इलेक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर अगर है तो वो है असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो गहपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहे हैं, वहां वो पिछड़ रहे हैं। करीबन 7 राउंड के बाद भी वो पिछड़ रहे हैं। हाफवे मार्क हो चुका है, तो लगभग उनका जो स्थिति है वो नाजुक बना हुआ है। बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज है, एक जोरहाट के जो यहाँ स्पीकर है असेंबली के, बीजेपी के कैंडिडेट है हितेंद्र नाथ गोस्वामी जोरहाट से, वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ पीयूष चांटी हजारिका जो यहाँ से जो जागीर रोड से लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस में बड़े उलटफेर तो हो रहा है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की जो उम्मीद थी, जो बीपीएफ जो उनके घटक दल है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बीपीएफ भी सिर्फ 3 सीटों पे आगे चल रही है और जहां पे पूरे बोडोलैंड इलाकों में 12 सीट है और वहां से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि बीपीएफ करीबन 7-8 सीट कांग्रेस के लिए वहां से निकाल के ले आएगी। एआईयूडीएफ जो कांग्रेस के घटक दल है, एआईयूडीएफ करीबन 13 सीटों पे आगे चल रही है। एआईयूडीएफ के देखें तो एआईयूडीएफ लगभग अच्छा उनका पिछले जो 2016 में जो उनका परफॉर्मेंस था करीबन 12 सीटों का, वैसे ही वो परफॉर्मेंस रहा है। कांग्रेस का ऊपर पूरा दारोमदार था कि अगर ग्रैंड अलायंस को सत्ता तक ले जाना है तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना जरूरी था। लेकिन अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें, अभी करीबन 30-32 सीट अपने झोले से में वो आगे चल रहे हैं, वो ट्रेंड है, अभी रुझान है। तो ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत जगहों में जो अनुरूप कांग्रेस के लिए नहीं हुआ। कांग्रेस ने असम इलेक्शन में अपना पूरा ताकत झोंक दिया था। कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन कैंपेन को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया था, डिजाइन बॉक्स पूरा उनका स्ट्रेटेजी किया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे यहाँ आके चाय बागीचों में जो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन से घूम के वो उन्होंने ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया में देखे तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ महीने भर से यहाँ पर रहे, चाय बागीचों के इलाकों में वो घूमे, वो चाय बागीचों की जो वोट है उसको स्विंग करने के लिए पुरजोर कोशिश किया। लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इसके पीछे दारोमदार कांग्रेस का ही है, क्योंकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ की बड़ी खबर नैहाती से पार्था भौमिक ने जीत दर्ज कर ली है, टीएमसी के लीडर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी सीट टीएमसी के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको वेस्ट बंगाल से दे रहे हैं। हालांकि आसाम की हम बात कर रहे थे, एक टीएमसी की खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वो सीट है नैहाती, जिसे जीता है पार्था भौमिक ने, जो कि टीएमसी के लीडरान है। इसी तरह से अगर बात लीडिंग की जाए, यहाँ से हराया है फाल्गुनी पात्रा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी। तो टीएमसी 2011 पर लीड कर रही है और 1 पर उसने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुझानात में दिखाई दे रही है और 1 सीट जीत के उसके खाते में गई है। 2016 की माफ कीजिएगा अगर हम बात करेंगे तो 2
111 सीटें टीएमसी ने जीत कर हासिल की थी और इस मर्तबा अगर लीड की हम बात करेंगे तो 211 सीटों पर लीडिंग पोजीशन में टीएमसी दिखाई दे रही है। यानी 2016 के बाद की अगर रुझानात की हम बात करें तो रुझानात में अभी 211 वो जीती हुई सीटों को हासिल कर लिया टीएमसी ने, एक पर जीत दर्ज की। इस वक्त सिलीगुड़ी से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है शंकर घोष। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिलीगुड़ी से आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर खूब कैंपेनिंग की, जिस तरह से पूरे बंगाल में कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की देखी गई। तो सिलीगुड़ी से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की खबर है क्योंकि शंकर घोष वहां से उम्मीदवार बनाए गए थे जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत की एक सीट गई है, तो टीएमसी के खाते में भी जीत की एक सीट गई है। लेकिन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान लीडिंग पोजीशन यानी रुझानात में काफी दूरी दिखाई दे रही है। यानी टीएमसी 211 पर है तो 77 काफी ज्यादा फर्क इसे माना जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 77 पर रुझानात में दिखाई दे रही। तो सिलीगुड़ी से कौन हारा है ये भी हम आपको बताते हुए चले। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जो कि टीएमसी के लीडर थे, इन्हें हराया है भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने सिलीगुड़ी से जीत दर्ज करते हुए। तो वहीं नैहाती की बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे जहां पर टीएमसी के लीडर ने जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी को हराया है। एक बार फिर से रुख कर लेते अपने नुमाइंदे निलॉय का। निलॉय आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में जो रुझानात हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है टीएमसी के लिए खुशाइन बात है और काबिले गौर बात ये भी है कि 2016 में 211 सीटें टीएमसी ने जीती थी और अभी जो लीडिंग पोजीशन है वो 211 पर टीएमसी की बनी हुई और एक सीट उन्होंने अगर जीत कर आती है टीएमसी तमाम सीटों पर तो 212 सीटें जीत की हो जाएंगी। खैर आसाम की बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे निलॉय जुड़ रहे हैं। निलॉय, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो आसाम में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ इशारे कर रहा था और जो लीडिंग इस वक्त बनी है वो भी कहीं ना कहीं इसी बात को दोहरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो मोर्चा था, सेकेंड जो इत्तेहाद बनाया गया था कांग्रेस प्लस एआईयूडीएफ और दीगर पार्टियों से मिलकर, उस इत्तेहाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे और कहा यह जा रहा था कि इस मर्तबा ये इत्तेहाद कुछ ज्यादा अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई आपको लगता है कि दे रहा है या नहीं दे रहा? अगर नहीं दे रहा है तो आखिर क्यों, क्या वजूहात रही? जी सना, सबसे पहले तो एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगा कि साउथ सालमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से पहला हम विनिंग कैंडिडेट का नतीजा यहाँ पे आया है, वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वजद अली चौधरी। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वजद अली चौधरी वो जीत चुके हैं साउथ सालमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी। गौरतलब बात है कि साउथ सालमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस का था, वजद अली चौधरी को वहां से टिकट नहीं दिया गया था और वो इंडिपेंडेंट खेले थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वजद अली चौधरी वहां से जीत कर आए हैं। ये पहला ब्रेकिंग न्यूज है, अभी तक की पहला जो नतीजा हमारे पास आया है ये एक बड़ी खबर है क्योंकि वहां पे जो साउथ सालमारा और मानकाछार जो सीट है दोनों ही एआईयूडीएफ का बड़ा वहां पे उनका दबदबा रहा है। उन्होंने वहां प्रचार भी खूब किया है और बदरुद्दीन आजमल खुद वहां जाके वो सारे निगरानी कर रहे थे, लेकिन वहां वजद अली चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप से उभर के आए हैं। अब आप बात कर रहे थे कि ग्रैंड अलायंस का नतीजा, इस बार उम्मीद किया जा रहा था कि ग्रैंड अलायंस की जो घटक दल है उनका अगर दावा देखा जाए तो वो भी ये दावा कर रहे थे कि इस बार सरकार उनकी होगी। उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल जितने भी आंकड़े हैं वो सारे गलत है। एग्जिट पोल ने बहुत सारे चीजों का वहां पे हिसाब नहीं लगाया था, साइलेंट वोटर्स की हिसाब नहीं लगाया था और जो साइलेंट वोटर्स है वो वहां पे वो कांग्रेस या जो ग्रैंड अलायंस है उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब और आंकलन में चूक हुआ है कांग्रेस का। क्योंकि एक चीज है कि जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ की गठबंधन है वो या जो अलायंस है, इस अलायंस को कांग्रेस का ही बहुत नेता, कांग्रेस का ही बहुत प्रत्याशी ने इसको नकार दिया था। अगर ऊपरी असम की बात करें, ऊपरी असम के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो एमएलएज है या जो वहां उनके नेता है उन्होंने कहा था कि अगर एआईयूडीएफ के साथ हमारी अलायंस होगा तो ये अलायंस ऊपरी असम में जो
ट्रेडिशनल असमीज वोटर्स है, चाय बगान के जो मतदाता है, वो इसको नहीं स्वीकारेंगे जी। ये एक ही रूप से अगर बीपीएफ या बोडोलैंड एरिया की बात करें तो बीपीएफ के साथ एयूडीएफ एक साथ और कांग्रेस, बीपीएफ और एआईयूडीएफ एक साथ बोडोलैंड में स्वीकारा नहीं जाएगा, क्योंकि बीपीएफ अपने आप को हालांकि सेकुलर पार्टी कहता है, लेकिन एआईयूडीएफ, लेकिन एआईयूडीएफ की जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी वोट बैंक है। तो ये माइनॉरिटी वोट बैंक के रहने की वजह से, और जो यहाँ की जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो इनके यहाँ की जो लोग, यहाँ की भाषा में उसको मियाँ कहा जाता है, तो ये मियाँ वोट जो एआईयूडीएफ की वोट बैंक है, इस मियाँ वोट को कांग्रेस का साथ अगर जोड़ दिया जाए तो जो अपर असम की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इस बात को वहां पे नहीं स्वीकारा जाएगा। और कहीं ना कहीं यही सच हुआ है, इस अलायंस को कहीं ना कहीं अपर असम या बोडोलैंड में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जिसके नतीजा आप देख सकते हैं, कांग्रेस इस वक्त 31 सीटों पे आगे चल रही है, एयूडीएफ 14 सीटों पे आगे चल रही है, हालांकि बीजेपी 57 सीटों पे आगे चल रही है, एजीपी 10 सीटों पे आगे चल रही है, और यूपीपीएल जो इस बार नया घटक है, ये फ्रेंडली अलायंस बीजेपी और एजीपी के साथ, यूपीपीएल करीबन 8 सीटों पे आगे चल रही है। और बीपीएफ के जो पिछले सरकार में बीपीएफ की जो मंत्री रहे प्रमिला रानी ब्रह्मो, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और अभी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, वो पीछे चल रहे हैं। तो बीपीएफ के दिग्गज नेता जो पिछले सरकार या जो अभी की सरकार है, उस सरकार में वो है, लेकिन इस बार वो ग्रैंड अलायंस में शामिल हो चुके हैं, वो भी सारे नेता अब पीछे चल रहे हैं। तो बीपीएफ में ये जो एयूडीएफ के साथ अलायंस है, ये बोडोलैंड एरिया या बोडो वोटर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसका खामियाजा आज ग्रैंड अलायंस और कांग्रेस इत्तेहाद को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निलॉय हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। इस बीच नेहा शालिनी दुआ साहिबा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, हमें ज्वाइन कर रही है, दिल्ली से आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही नाज़रीन याद होगा कि मगरबी बंगाल के हवाले से 200 प्लस के दावे मगरबी बंगाल के हवाले से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इसी तरीके से अगर आसाम की हम बात करेंगे तो 100 प्लस के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे कि उनकी झोली में इतनी सीटें जाएंगी। वहीं यही सवाल अगर हम टीएमसी के लीडरान से करते थे तो सिर्फ और सिर्फ उनका यह जवाब होता था कि 2 मई को आप देखिएगा सरकार उन्हीं की बनी होगी। लेकिन कॉन्फिडेंटली जो बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कही जा रही थी कि 200 प्लस सीटें मगरबी बंगाल से उन्हें हासिल होंगी। ये 2 मई को देखा जाएगा, और 2 मई दीदी गई का नारा भी दिया था। शालिनी दुआ साहिबा, आपने भी कई बार ट्विटर पे इस बात को पोस्ट किया था, 2 मई दीदी गई, लेकिन आप तो 200 प्लस का दावा जो किए थे, वो दावा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 211 सीटों पर तो टीएमसी लीड कर रही है, आप तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे। जी, मेरे ख्याल से 85 सीट अगर दिखाई नहीं दे रही तो बहुत ही 85 सीट 76 पर आप लीड कर रहे हैं, 76 पर इस वक्त लीड कर रहे हैं, और इलेक्शन मतलब होता है न्यूज़ 18 उर्दू पे है, अलग-अलग जगह पे दिखाया जा रहा है। 85 सीटें जो है वो हमारी दिखाई जा रही हैं, और आप पिछले बार से कंपेयर करें तो 3 सीटें विधानसभा में, वो बात तो हम पिछले बात से कंपेयर नहीं करेंगे नेहा शालिनी दुआ साहिबा, पिछले बात की बात वो हम सब जानते हैं कि 3 सीटें आपको हासिल हुई थी। नहीं, सिर्फ आपकी बात हो, खोया है ना, नहीं, सिर्फ आपकी बात जो आपने कही थी नेहा शालिनी दुआ साहिबा, जो आपकी पार्टी कह रही थी, उस पर मेरा सवाल था कि 200 प्लस आप कह रहे थे, कहां 200 प्लस हो रहा है? जी, 200 प्लस अगर नहीं भी हुए तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है, कांग्रेस उन्होंने बिल्कुल भी लड़ा नहीं इलेक्शन, उन्होंने सोचा, उन्होंने पीछे से ही ममता दीदी को सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, फुल्ली सपोर्ट किया है, और दूसरी पार्टी जो है सीपीआईएम, इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है ममता दीदी। तो हर पार्टी ममता दीदी के साथ थी वहां, और वहां अकेला कोई इलेक्शन लड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा थी। तो एक अकेली पार्टी के हिसाब से जिस पार्टी ने अगर वोट शेयर देखा जाए तो हमारे को बहुत ज्यादा वोट शेयर मिला है। 85 सीट्स पे अभी भी हम आगे हैं, और अभी भी ये रुझान है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि 100 पार हम कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पीछे, या हम लोगों ने इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा है, इन लोगों ने 60 घाट नहीं इलेक्शन की तरह इलेक्शन को लड़ते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं जहां तक आप पहुंच ना पाए। 2000 मुझे याद है कि आप हमारे प्रोग्राम में भी आई, इस मौजू पर आई, और आपने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि
200 प्लस। और दूसरे जो टीएमसी के मेहमान थे उनसे हमने पूछा, वो बता नहीं पाए कि उनकी कितनी सीट आएगी, लेकिन हाँ उन्होंने इतना जरूर कहा था कि उनकी जीत होगी, उनकी पार्टी की जीत होगी। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अब तो कॉन्फिडेंस इतना लूज हो रहा है ना। हमें इसलिए आया क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारे वोट शेयर इसीलिए बढ़ा है। इन लोगों के साथ आसपास इन्होंने बाकी पार्टियों से साठगांठ कर ली थी, हमने किसी से साठगांठ नहीं की थी। लोग बीजेपी को हराने के लिए सीपीआई हो, आईएम हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग सोचते हैं हम तो बर्बाद हैं सनम, लेकिन हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। इसके लिए चाहे हमें टीएमसी के तलवे भी चाटने पड़े तो हम चाटेंगे। जो उन्होंने साथ निभा के दिखा भी दिया है कि उनके साथ थे, लेकिन हमें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पार्टी कितने दिन चल पाएगी जहां पर साठगांठ से इन लोगों ने अगर चला भी ली तो कितना टाइम चल जाएगा? कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ बहुत अच्छी बढ़त हासिल हुई है, हमारा वोट शेयर बहुत बड़ा है। हमने कभी चुनाव आयोग पे इल्जाम नहीं लगाए। यही टीएमसी थी, पूरे आपके साथ ही डिबेट में कितनी बार मैंने यहाँ पर बोला जाता था टीएमसी के नेताओं द्वारा कि बेईमानी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है भाजपा के साथ। तो अभी बोल देना ये कि ये जो रिजल्ट है वो गलत है, दोबारा चुनाव कराए जाए। अगर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, 26 बार मैं 26 डिबेट्स में बैठी हूँ अलग अलग चैनल्स पे, हर बार इन लोगों का यही इल्जाम था टीएमसी वालों का, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है भाजपा के हाथों। इलेक्शन कमीशन ना रहकर भाजपा का एजेंट बना हुआ है। तो ठीक है ना, अगर उन्होंने बेईमानी करी है, अगर उनको आपको इन रिजल्ट पे विश्वास होना ही नहीं चाहिए, फिर आप बंद कर दो, आपको दोबारा इलेक्शन कराओ। हमें इस पे विश्वास नहीं है। भाई जीतो तो आप, वाहवाही लूटो, चिट भी आपकी पट भी आपका। आप हमेशा क्या करते हैं, डबल गेम खेलते हैं बाकी पार्टी के लोग। हमने कभी इलेक्शन कमीशन, आर्मी, इन लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं डाला, लेकिन बाकी पार्टियां पहले से ये तय कर लेती हैं कि पहले हम इलेक्शन कमीशन का नाम लगाएंगे, कभी हम जुडिशरी को बीच में इन्वॉल्व कर देंगे, कभी हम सेना पर भी उंगलियां उठाएंगे, ताकि जहां हमारा भिड़ गया, जहां हमारा तुक्का फिट हो गया, वहां हम फिट कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि टीएमसी का भी कोई बंदा, कोई स्पोक्स पर्सन या लीडर हमारे दरमियान हो जो आपके इस सवाल का जवाब दे। लेकिन इस बीच अपने नाज़रीन को बताते हुए चले, एक के बाद एक रियासतों की बात कर लें तो मगरबी बंगाल में इस वक्त लीडिंग पोजीशन की अगर बात करेंगे तो टीएमसी कहीं ना कहीं रुझानात में सबकत बनाते हुए दिखाई दे रही है। 3 सीटें जीत की झोली में टीएमसी की गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी टैली के मुताबिक 76 सीटों पर लीड बनाए हुए है और 1 सीट जीत की झोली में भारतीय जनता पार्टी की गई है। अब बात हम तमिलनाडु की अगर कर लें तो तमिलनाडु में डीएमके रुझानात में सबकत हासिल करते हुए बना हुआ है। 144 सीटें रुझानात में दिखाई दे रही हैं। अभी यहां पर किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुला है। एआईएडीएमके की अगर हम बात करेंगे, जो कि जयललिता की पार्टी थी, इस बार जो इंतखाबात हुए वो एम करुणानिधि और जयललिता की गैर हाजिरी में हुए, तो थोड़े दिलचस्प थे, इसलिए जानशीनों का जो करियर था वो दांव पर लगा हुआ था। तो यहां पर डीएमके जो कि एमके स्टालिन की पार्टी है वो बहुत अच्छा मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं सूजापुर से। टीएमसी के लीडर अब्दुल गनी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सूजापुर से टीएमसी ने एक और जीत दर्ज की है, टीएमसी के खाते में एक और जीत। सूजापुर से मोहम्मद अब्दुल गनी तृणमूल लीडर, सूजापुर से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो लगातार जीत रुझानात जो हैं वो जीत में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लीडिंग पोजीशन की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस 209 पर लीड करती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, 3 जीत के खाते में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर एसके जियाउद्दीन ने सूजापुर सीट लॉस कर दी है, जिन्हें हराया है टीएमसी के लीडर ने। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अब तमिलनाडु में जैसा कि हम बताया कि डीएमके रुझानात में सबकत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है, यानी रुझानात अगर नतायज में हूबहू तब्दील होते हैं तो डीएमके की सरकार तमिलनाडु में होगी। एआईएडीएमके 88 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरीके से केरला पर आए तो केरला में 140 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग हुई थी और आज नतीजे आ रहे हैं। केरला में एलडीएफ की सरकार दोबारा बनने के इशारे मिल रहे हैं, जो टैली बता रही है। 73 सीटों पर इस वक्त एलडीएफ लीड करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि 23 सीटें जीत की उनकी झोली में पहुंच चुकी है। वहीं यूडीएफ की बात करेंगे तो 39 सीटों पर यूडीएफ इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 4 सीटें जीत की उनके खाते में गई हैं। अब आसाम का रुख कर लेते हैं। आसाम में
चूंकि कहा जा रहा था, एग्जिट पोल ये इशारे दे रहे थे कि एक बार फिर से आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 75 सीटों पर इस वक्त रुझानात में सबकत बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक भी जीत अभी दर्ज नहीं की है बीजेपी ने आसाम में। लेकिन कांग्रेस इत्तेहाद, एआईयूडीएफ के साथ इत्तेहाद है, दिग्गज 4 पार्टियां और हैं, तो कांग्रेस इत्तेहाद 47 सीटों पर इस वक्त लीडिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है और एक सीट जीतकर उनके खाते में भी गई है। तो ये तमाम टैली के हवाले से इत्तलात हैं कि कहां पर किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और लीडिंग पोजीशन किस पार्टी की कहां पर है। बात केरला की कर लें तो केरला में जैसा कि हमने बताया कि एलडीएफ की एक बार फिर से सरकार बनने के इशारे मिल रहे हैं। लीडिंग पोजीशन के हवाले से बहुत सारी सीटें, 23 सीटें एलडीएफ के खाते में इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आसाम की हम बात कर रहे हैं तो आसाम और पुदुचेरी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आपको बता दें कि 6 सीट जीत की चली गई हैं, जबकि 2 पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस के लीडिंग पोजीशन की बात करेंगे तो 3 सीटों पर लीड कर रही है और एक जीत दर्ज कर चुकी है कांग्रेस ने 1 सीट पर। पुदुचेरी के हवाले से हम आपको तफसीलात दे रहे थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। निलॉय, हम आपका रुख करेंगे। नेहा शालिनी दुआ साहिबा हमारे साथ बनी रहे। छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।